हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली से बात करें क्लास 12 के स्टूडेंट का भी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है 2023 में, ये जो आप क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका, ये फिजिक्स का होने वाला है। ठीक है, यूपी बोर्ड की बात करते हैं। तो फाइनली देखिए क्वेश्चन पेपर किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया और मतलब कैसा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है A to Z, इसको हम सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड, इसको हम आगे लास्ट तक बने रहना कंटिन्यू। और अभी तक अगर वीडियो को पहली बार अगर विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके आपको अदर वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट तक। देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर ईयर की बात करते हैं तो 2023 चल रहा है। और यहाँ पे देखिए पेपर कोड की बात करते हैं तो 346 और BS है। क्या है? 346 BS है। और सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, 3 घंटे 15 मिनट जाएगी, जैसा कि आपको पता है, हर एग्जाम में पता है कि मिलते हैं। और टोटल मार्क्स की बात करते हैं, टोटल आपका ये 70 मार्क्स का, देन जो 30 मार्क्स होता है आपको प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे कुछ इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन, पहले इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो क्या कह रहा है कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड टोटल गिवन होंगे। खंड आ, ब, क्या है, शाह या फिर दा है, उसके बाद क्या है, खंड या है। मतलब टोटल ABCD करके यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन यहाँ पे होंगे। यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे क्या बोला है इंस्ट्रक्शन में कि खंड यानी कि जो पहला जो खंड होगा वो बहुविकल्पीय होगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का होगा। खंड बी जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, अति लघु मतलब जो शॉर्ट में लिखे जाते हैं, जो कि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आगे होगा लघु उत्तरीय, थोड़ा उससे बड़ा क्वेश्चन होगा, जो कि वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे टोटल आपको कितने क्वेश्चन को, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे टोटल 8 इंस्ट्रक्शन दिए हैं और 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो हम सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए पे, यानी कि खंड आ पे। ठीक है, तो सेक्शन ए पे पहले हमारा क्वेश्चन कैसा दिया है कि कह रहा है कि चांदी का परावर्तनांक यानी कि के का मान क्या होगा। देखिए किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी, कहने का मतलब है किसी भी मेटल के लिए अगर बोला जाएगा इसका परावर्तनांक का मान क्या होगा, तो उसका परावर्तनांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 4th राइट होगा, अनंत होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर जो है, NPN ट्रांजिस्टर में चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया यह परिपथ होगा। देखिए NPN ट्रांजिस्टर में यहाँ पे गिवन दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए NPN ट्रांजेक्शन, जो NPN ट्रांजेक्शन में धारा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, VI यानी इसकी जो वोल्टेज है। इसके बाद जो इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2nd होगा। यानी क्या होगा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्तक, जिसे हम रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2nd इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उनके अपवर्तनांक का जो कोण होगा और प्रिज्म कोण, क्या कह रहे हैं, अपवर्तन कोण जो होगा और प्रिज्म कोण जो होगा, यानी कि जो प्रिज्म अपवर्तन कोण तथा विचलन यानी कि डेल्टा M का मान क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो प्रिज्म पतले कोण के लिए तो डेल्टा M इक्वल टू क्या लगाएंगे, डेल्टा M इक्वल टू n-1 इंटू प्रिज्म कोण A होता है। लेकिन हमें प्रिज्म कोण का यहाँ पर मान नहीं गिवन है, क्या है डेल्टा M विचलन कोण तो सेम है, लेकिन कह रहा है कि अपवर्तन कोण का भी मान क्या है, सेम है। यहाँ पे ये भी बोला गया अपवर्तन कोण का मान सेम है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला और इसका होता है, क्या होता है इसका, एक फॉर्मूला ये होता है प्रिज्म कोण इक्वल टू क्या है, तो साइन डेल्टा M अपन, ये वाला जो जानते हैं ना, फाइनल लिख दिया है, ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 4,1H यानी कि जो यहाँ पे देखिए कुल मिला के जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका जब रिएक्शन कराएगा इससे, तो ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे क्या हो रहा है, विखंडन के फॉर्म में दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे 4 था, इसको टूटने के बाद ये क्या गया, 2H2 में बन गया। और इसके हीलियम परमाणु यहाँ पे 2H और क्या होता है बीटा की पावर 0 N यहाँ पे Q, यानी कि इसके हीटिंग निकल रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो होगा, जो हमारे पास इक्वेशन है, ये यहाँ पे विखंडन की प्रक्रिया हो रही है इस इक्वेशन में। यानी ऑप्शन नंबर 2nd राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। देखिए मूल कण की बात करें तो मूल कण जो हमारे 3 ही होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कौन कौन से पहले मूल कण होते हैं, अगर नहीं होंगे तो इसमें से हम राइट करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो मूल कण होते हैं ये तो क्वेश्चन के लिए सही है, न्यूट्रॉन भी एक तरह से सही है। और क्या होगा, अल्फा कण। अल्फा कण कहने का मतलब यह है कि न्यून कोण, अल्फा कण जो होगा क्या होगा, न्यून कोण, क्या कि मूल कण नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन तो मूल कण है, न्यूट्रॉन भी क्या मूल कण है, लेकिन अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ए भी क्या है, न्यून कोण होता है। इसका कहने का मतलब जो होगा पॉजिट्रॉन यहाँ पे मूल कण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होने वाला ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C में जोड़े गए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति N है और जो है अनुनादी आवृत्ति कह रहा है कि, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि
आवृत्ति n तथा अनुनादी जो आवृत्ति n r में स्थिति में धारा और विभव के पश्चगामी। क्या कह रहा है कि धारा जो होगा वो विभव की क्या है, पश्चगामी। तो इस क्वेश्चन के राइट को ऑप्शन बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है। यानी कि ए बी सी एंड डी में से कौन सा होने वाला है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी में क्या कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की कोई भी दो मुख्य विशेषता हमें बताना है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की कोई भी हमें दो मुख्य विशेषता बताना, तो हम पहले तो लिख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग सीधी रेखा में गमन करती है। पहले तो हम लिख देंगे विद्युत जो चुम्बकीय तरंग होती है वो क्या करती है, एक विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है एक सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। पहला तो गमन करती है, पहला तो कंडीशन ये होगा इसका क्वेश्चन के लिए। दूसरा कंडीशन अगर लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो वैद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है, तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है ये, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरी कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें ये भी लिख सकते वैद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है 3 × 10⁸ यानी कि एक बोल सकते हैं वैद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो क्या प्रकाश की चाल से चलती है, यानी कि प्रकाश की चाल से चलती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप ये भी बोल सकते हैं। 3 कंडीशन हमने इस क्वेश्चन के लिए लिख दिया। आगे क्वेश्चन क्या है कि देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं। देखिए देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, किसी भी हमने मानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर 1 क्वेश्चन आंसर नंबर 2, ठीक है। तो किसी भी हम मानते हैं कि कोई सरफेस है जो कि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई हमने माना कि ये चादर यानी सीट है, तो इस सीट में क्या होगा, वह न्यूनतम क्या होगा, वह न्यूनतम एनर्जी या वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे इस सीट से निकलने वाले क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बाहर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वह न्यूनतम जो एनर्जी होगी उसी को हम बोलेंगे क्या, उसी को हम बोलेंगे देहली तरंग दैर्ध्य, जो कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर खींच सके, निकाल सके, तो उसको हम बोलेंगे देहली तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, किसी ट्रांजिस्टर में धारा यानी कि बीटा क्या अभिप्राय है। तो इस पर फॉर्मूले बना के लिख देना। आप क्या है कि 7n14 नाभिक में कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करना। देखिए 7n14 में नाभिक में कुल आवेश की मात्रा की फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो लिख लेते हैं क्या 7n14 में क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे बात करते हैं क्या आता है, ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि परमाणु जो होता है क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और ये जो परमाणु क्रमांक हमारे यहाँ पे 7 होगा। परमाणु भार की बात करते हैं तो यहाँ पे परमाणु जो भार हो गया, परमाणु भार टोटल हमारे पास 14 हो गया। तो हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन में किसी भी जो नाभिक होती है, यानी कि जो नाभिक होते हैं 2 ही चीज़ होती है। नाभिक में क्या 2 चीज़ होती है, एक तो प्रोटॉन होती है और दूसरा क्या होती है, न्यूट्रॉन होती है। यानी कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू, अगर हम बोले द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, यानी कि परमाणु भार, यानी कि हम बोल सकते प्रोटॉनों की संख्या प्लस का न्यूट्रॉनों की संख्या, n लिख दे, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या होगा। अगर हम a लिखना चाहते तो a लिख सकते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस का न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल हमारे पास द्रव्यमान संख्या कितना 14 गिवन है, यहाँ रख लें प्रोटोनों की संख्या हमारे पास 7 गिवन है, प्लस का यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल लेंगे। जब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम यहाँ निकालेंगे तो 14 में 7 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब न्यूट्रॉनों की संख्या 7 आ जाएगा तो हम जब भी जानते हैं किसी भी परमाणु में जब न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो ये जब बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 7 हो गया। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो गया तो हमें बताना आवेश कितना होगा। तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे 7 तो इसके मल्टीपल यानी कि क्या होगा 7 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 16 × 7 112, यानी 112 × 10⁻⁻ कितना होगा 10⁻⁻⁹ कूलम हो जाएगा और आवेश हो जाएगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो माइनस लगा लो और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो, यानी कितना आवेश होगा। तो ये क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी सोपत क्या कह रहा है कि हेनरी प्रकृत्व की परिभाषा लिखना। देखिए हेनरी प्रकृत्व की परिभाषा क्या है, किसी भी यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉइल है इसमें, तो एक कॉइल जो होता है मान लेते हैं ये किसी भी, ये हमने माना कि ये क्या है
कॉइल यानी कि परिनालिका। इस परिनालिका में अगर मान लेते हैं इसके पास कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर हम यहाँ पे विद्युत को अगर किसी भी अगर हम चुंबक पार्टिकल को अगर हम इसके पास अगर ले जाएंगे तो इसके पास मान लेते हैं एक बार मैग्नेट यहाँ पे हम रख लिया, ठीक है, एक बार मैग्नेट रख दिया जिसमें क्या है नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे इस कॉइल के पास जब इधर उधर हमेशा अगर हम इसको मूव कराएंगे तो इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा। इसके कारण इसमें वैद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। जब वैद्युत अगर मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न जो होगा एन है, जो नंबर ऑफ टर्न एन है यानी कि इसमें फेरों की संख्या एन होगी। तो फेरों की जब संख्या एन होगी इसमें वैद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है इसमें, क्योंकि वैद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो रही है क्योंकि हम 12 मैग्नेट रखे, 12 जब मैग्नेट को हम जब कॉइल के इधर उधर हम चारों तरफ मूव कराएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक जो फील्ड होगी वो उत्पन्न होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी तो उसके अंदर क्या इंड्यूस जो करंट होगी वो प्रोड्यूस होगी। जब उसके कारण जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी तो इसके अंदर क्या होगा एक फ्लक्स पर परिवर्तन होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर क्या होगा धारा प्रोड्यूस होगा। इतना क्लियर है। तो देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्न हमने माने कि एन है तो हम बोल सकते हैं एन फाई जो होगा क्या होगा एन फाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके करंट के, उसके होगा कि नहीं क्योंकि करंट इंड्यूस हो रहा है। तो एन फाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, तो हम बोल सकते हैं एन फाई जो होगा वो एल आई के। और एल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है। जब भी हम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो एक हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे सी यहाँ पे। तो कांस्टेंट हमने लगाया एल क्या है यहाँ पे संधारित्र यानी कि धारिता जिसे बोलते हैं, यानी कि संधारित्र कह रहे हैं यानी कि इसका स्वप्रेरकत्व है। तो एल का मान निकालते एल इक्वल टू क्या है एन फाई अपॉन आई हो जाएगा, एन फाई अपॉन आर होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं हेनरी बोलते हैं, इसका मात्रा क्या होगा हेनरी हो जाएगा। ठीक, अगर डायमेंशन की बात करते हैं एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू हो जाएगा। इसका क्या होगा इसका बीमा हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर यहाँ पे बस परिभाषा लिखना है तो आप ये लिख सकते, जो मैंने अभी आपको बोला था वही परिभाषा बना के लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए आप सेक्शन आगे आते सेक्शन सी। चलिए सेक्शन सी पे आगे देखिए। सेक्शन सी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन की। आप लोग कमेंट करके बताना इस वीडियो में कितने मार्क्स तक आप लोग करके आए हैं इस 70 में से, ठीक है 70 में से। तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आगे क्वेश्चन सेक्शन नंबर डी पे आते हैं। मैंने आपको सेक्शन सी बता दिया है। तो सेक्शन किस पे आते हैं डी पे आते हैं। सेक्शन डी पे क्वेश्चन देख लेते कैसा पूछा गया था कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु क्रमांक क्या है और द्रव्यमान संख्या पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषा लिखिए। देखिए कुछ नहीं, परमाणु क्रमांक क्या होता है अभी जस्ट मैंने अभी बताया था आपका। परमाणु भार क्या होता है उस पर आप क्या कुछ नहीं करना, परिभाषा लिखना, जो कि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए ये भी कह रहा है कि नॉर गेट क्या है, इसकी परिभाषा जो कि आरेख खींचकर बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण लिखना है, जो कि 3 मार्क्स का है। और इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, धारा का वर्ग माध्य मूल यानी कि वी धारा का यानी कि IRMS बताना है, उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि F बताना है, उसके बाद हमें बीच का फेज डिफरेंस बताना। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो कैसे करना है हम एक क्वेश्चन करके बताते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप वोल्टेज भी निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके बताते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पे धारा की बात करते हैं, जब भी अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, यानी कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे कंपेयर कर लेंगे। अगर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहाँ आई नॉट का मान क्या पे, यहाँ पे आई नॉट का जो मान हो जाएगा, आई नॉट का मान जो होगा 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई नॉट का मान 3.5 हो जाएगा। अगर एक बात करते हैं ओमेगा का मान यहाँ पे कितना हो गया, ओमेगा का जो मान हो गया 628 हो जाएगा। और टी यानी कि ओमेगा का मान 628 टी हो जाएगा, 628 टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस यानी कि फाई की बात करते हैं, तो π/6 हो जाएगा, यानी कि π/6 मतलब 30 डिग्री। इतना क्लियर है। तो हमें IRMS बताना, तो हम जानते हैं इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हम जानते हैं IRMS बराबर क्या होता है, आई नॉट अपॉन √2 होता है कि नहीं। IRMS बराबर आई नॉट √2 होता है। तो हमें इसका क्या मैग्नीट्यूड यानी कि इसका हमें अधिकतम मान चाहिए, अपॉन √2 हो जाएगा। √2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन √2 कर लेंगे, ठीक है। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा, IRMS बराबर 3.5 इंटू √2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचा, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 14 2 पंचे 10, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, उसके बाद √2 रख दो। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इतना क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसकी आवृत्ति की बात करते, तो आवृत्ति आप निकाल सकते हैं। आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो आवृत्ति आप ऐसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि
टी इक्वल टू क्या होता है, यानी कि आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या होता है, टी होता है कि नहीं। तो ओमेगा तो सही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 1/t को हम क्या कर सकते हैं कि 2 पाई एफ बोल सकते, एफ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो एफ को तो सही लग रहा है हमें, एफ तो मान चाहिए, तो ओमेगा अपॉन का 2 पाई हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। जो ओमेगा का मान हमें अभी जस्ट गिवन है, गिवन कितना 628 है, कितना 628 यहाँ पे हो गया। और टू तो सही लग रहा है, पाई का मान आप 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7 ऊपर रख दे। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आप ओमेगा का मान क्या होगा, और इसका ओमेगा जल्दी हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी वो हमेशा हर्ट्ज में होती है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आगे कि इसके बीच का हमें धारा तथा क्या कह रहा है कि वोल्टता के बीच हमें फेज डिफरेंस बताना। अच्छा फेज डिफरेंस बताना तो कुछ नहीं, फेज डिफरेंस में क्या होता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू हम बोल सकते हैं φ1 माइनस का φ2 हो जाएगा। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ1 माइनस φ2 कर लेंगे, यानी कि π/3 माइनस का कर लेंगे और माइनस का π/3 कर लेंगे, यानी कि क्या होगा π/3 में π/6 हो जाएगा, ठीक है। π/6 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई 5/6 माइनस माइनस प्लस होगा 5/6 होगा, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 है, यानी कि π/3 हो जाएगा। यानी कि इसका जो फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने ये भी क्वेश्चन बता दिया। आगे क्वेश्चन है कि गामा किरण 4 प्रमुख गुण लिखे। देखिए गामा किरण के 4 प्रमुख गुण लिखा, गामा किरण के 4 प्रमुख गुण लिखना। और गामा किरण तथा क्या कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य हमें किसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये भी सिंपल, ये भी सिंपल कैसे आप लोग जानते होंगे, एक फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग क्या कि देखिए मैं आपको बताना चाहूँ। देखिए आप लोग जानते होंगे कि आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट बटे हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे टेन थीटा तो सही लिखेंगे, ठीक है। हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए जो होता है एच कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके अगर वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो क्या होता है वी साइन थीटा होता है कि नहीं। तो एच कॉस थीटा हो गया, वी साइन थीटा हो गया। तो एक काम कर ले, वी तो सही, एच कॉस थीटा का मान यहाँ पर तो कॉस थीटा हो जाएगा, एच कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब करेंगे तो टेन थीटा तो सही लग रहा है। यहाँ पे बी अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा दोबारा लिख दे तो टेन थीटा हो गया, अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक काम कर लेते हैं, टेन थीटा का मान हमें 45 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 45 दिया है क्योंकि 36 के साथ बना हुआ कोण 45 डिग्री है, तो 45 रख लेंगे, यानी कि 45 10 45 डिग्री हो जाएगा, 10 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 30, यानी कि योमत्र के साथ बना हुआ, यानी कि कॉस के साथ बना हुआ कोण कितना 30 डिग्री बोल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे, यानी कि टेन थीटा बोल रहा है या 10 डैश थीटा बोल दो। 45 का मान 1 हो गया, कॉस 60 का मान क्या √3/2 हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, जब ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं 10 डैश थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डैश थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे, यहाँ पे 10 थीटा का मान रहे क्या √3 का मान 1.32 डाल देंगे, उसके बाद अपॉन में 2 से भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे इस तरीके से क्वेश्चन है जो कि आपका यहाँ पे देखिए LCR परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि अनुनादी के लिए क्या होता है, अनुनादी के लिए हम क्या जानते हैं कि XL माइनस XC इक्वल टू 0 होता है। तो XL माइनस XC इक्वल टू 0 होगा, जब XL माइनस XC इक्वल टू 0 होगा जब कब अनुनाद की कंडीशन में होता है। तो XL इक्वल टू होगा XC के एक्सल होगा XC के, और हम XL बराबर जानते हैं क्या होता है ओमेगा L होता है, और XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C होता है कि नहीं, 1/ओमेगा C होता है। एक काम कर लेते हैं, अगर यहाँ से ओमेगा का मान निकालना चाहे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/LC हो जाएगा। अगर यहाँ से ओमेगा का मान निकालते हैं ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान √1/LC हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा ओमेगा बराबर हम जानते हैं, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन T होता है कि नहीं, 2 पाई अपॉन T। जब ओमेगा अपॉन 2 पाई T होता है और 1/T को हम बोल रहे हैं फाई, यानी कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई FT होता है, F हो जाएगा, ये होगा। यानी ओमेगा इक्वल टू इतना हो गया, जब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F हो गया तो हम ओमेगा का मान यहाँ रख लेते हैं, ओमेगा का मान 2 पाई F हो जाएगा बराबर 1/LC हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कर लेंगे, हमें तो F चाहिए तो 1/2 पाई हो जाएगा और 1 का LC हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक।
ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, हमने ये भी क्वेश्चन करके बता दिया, आप ये भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो थोड़ा सा भी तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए विद्युत परिपथ में किरचॉफ के दोनों नियम को हमें सत्यापित करना है। किरचॉफ के दोनों नियम हम जानते हैं कौन कौन सा नियम है। एक धारा का नियम होता है और दूसरा वोल्टता का नियम होता है। ठीक है, धारा का जो नियम होता है आवेश पे होता है और आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्टता का जो नियम होता है वो क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना क्लियर है। आप जल्दी जल्दी, हम ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कराएंगे इसका क्योंकि वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। जो वीडियो को वहीं पे आगे बाइंड अप करते हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक किसी अनदर वीडियो के साथ, किसी अदर पेपर के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर को आपको विजुअलाइज करा दे रहे हैं, तो आप लोग इसको चेक कर लें। चलिए अब यहाँ पे क्या है, एलईडी एक सिद्धांत लिखना है, जो कि हमें सिद्धांत लिखना है, इसका कार्यविधि जो कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था इस बार का पेपर है। तो आप लोग कमेंट कर बताना। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये बताना कि आप लोग 70 में से क्या किए, यानी कि 70 में से आप लोग कितना करिए हैं। ठीक है, 70 में से आप लोग कितना टारगेट है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 60 नंबर तो आ जाना चाहिए ईजिली। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना इस वीडियो में कितना नंबर करके आए।